बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह जो सलाम, अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। आज जुमेरात है और मेरी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने। आपके अहल खाना के लिए सेहत, तंदुरुस्ती, आसूदगी, इत्मीनान क़ल्ब, सकून ज़िंदगी, नेक नामी, सेहत, सब चीज़ें अल्लाह ताला आपको अता फ़रमाए। आज आप जिस काम के लिए निकलें वो छोटा काम भी आपका खरा हो जाए और अल्लाह ताला आपके रिश्तों को मज़बूत रखे, आपको, आपके बच्चों को नज़र बद से महफूज रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आज जुमेरात है, 23 जुलाई है, 8 सफ़र है और 7 सावन है। सावन ने तो अत मचा दी है। पंजाब के अंदर जिस तरह बारिश हुई है और पंजाब जिस तरह डूबा है, वो अल्लाह ताला रहम करे। हम क्लाइमेट चेंज के साथ अगर जीना नहीं सीखेंगे तो ये समझ लें कि फिर हम जीना ही नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ मरना सीखेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी कोई हुकूमत इस तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं है। आज के जो मेरे वीलॉग है वो दो चीज़ें, तीन बल्कि। नंबर वन तो ये है कि एक नून लीग के वज़ीर मुमलिकत हैं, उन्होंने मरियम साहिबा के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन को कहा है कि जनाब आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये बड़ी अनोखी एक तारीख़ी सी बात है जो हुई है कि नून लीग का एक वज़ीर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन कश्मीर को ये कहता है कि जी आप मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। एक बहुत बड़ी चेंज है अगर ये, तो इससे कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कहीं ना कहीं कोई खामोश खिचड़ी जो है एक दूसरे के खिलाफ पक रही है। दूसरी जानिब एक ख़बर और भी है कि इक़्तिदार के लिए बहन भाई जो हैं वो लड़ पड़े हैं। भाई ने आज बहन का नाम लेके और वो कोसने दिए, लत्ते लिए और जनाब अली बड़ी बुरी बातें अपनी बहन का नाम लेके की। मेरे वीलॉग का आज का दूसरा इम्पॉर्टेंट जो इशू है वो ये है। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें, है तो एक छोटी सी बात, बहुत मामूली सी बात है। एक है YDA, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन। उनका मैं एक सेमिनार देख रहा था, फिर उसका मुझे कराची में या मुजाहरा याद आया, फिर कोयटा के अंदर मुजाहरा याद आया। तो मैंने ज़रा थोड़ी सी हिस्ट्री को खंगाला तो आप हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में एक सर्कल है जिससे जब एक तरफ ये वायरस शुरू होता है तो फिर ये चलता चलता इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल तैयार हो रहा है और ये अवामी रद्द-ए-अमल ना मेरी ख्वाहिश पे तैयार हो रहा है, ना ये एक हालात का, जिसे कहते हैं ना कि जैसे समुंदर में ज्वार भाटा आता है तो फिर वो ज्वार भाटा अपना एक सर्कल पूरा करता है और वो सर्कल जब तक पूरा नहीं आता वो मद्दोजज़र समंदर का ख़त्म नहीं होता। तो क्या पाकिस्तान में भी बांग्लादेश और इंडिया जैसे हालात पैदा होने जा रहे हैं? इस पे आपसे मैंने बात करनी है। 3 टॉपिक मैंने आपकी खिदमत में रख दिए हैं, लेकिन मैं पहले चलते चलते एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान ने अमेरिका नाल हुणे ताज़ा तरीन जी गल्लां होईयां ने वो सीधा सीधा कहा है। मैं पूरी मेरे मुँह से डायरेक्ट पंजाबी मुसलसल निकलने लगती है तो फिर मैं अपने आप को रोकता हूँ। मैं कहता हूँ बच जा इस मोड़ तो काका, बस जितने बोलनी है उतनी बोल। मेरे उर्दू बोलने वाले भाई, मेरे पश्तो समझने वाले बहन भाई, मेरे अब मुख्तलिफ ज़बानें समझने वाले बहन भाई अगर कभी अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं मेरे पंजाबी से तो मैं एहतियात करता हूँ, लेकिन मैं की करा, मेरे मुँह चो पंजाबी निकल जाती है, मेरे मुँह से पंजाबी निकल जाती है, तो मैं इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पाकिस्तान ने सीधा सीधा अमरीका से कहा भाईजान मैनू नोट दिखा, मेरा मूड बने, तेरी मेहरबानी, ऐसी बड़े सूखे ते मिल मैया वाला काम हो गया। अब हमें भाईजान आप कोई थोड़ा सा हमारे साथ भी कोई मोहब्बत करें, मोहब्बत का कोई थोड़ा सा तो बताएं ना कुछ। अब पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा जी 10 अरब डॉलर हमें उधार दे दें, हमने अपने अकाउंट में रखने ताकि ज़रा बाहर लोगों को पता चले कि भैया इन्हों को बड़े पैसे ने और हमारा ज़रा कारोबारी साख ज़रा बेहतर हो, हम वो कर सकें। अब ये को ऑफिशियल हुई है, अभी तक इसकी कोई वो कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने मुलाकात की है वहाँ पे उनके हुकाम से। उसमें जो गुफ्तगू हुई है वो तो ज़ाहिर है एक सफारती गुफ्तगू, जो प्रेस रिलीज जारी होती है वो होती है, लेकिन इतलात यही है कि पाकिस्तान ने कहा कि भाईजान देखें हमने बड़ी आपके खिदमत की है, अब आप हमारे साथ भी थोड़ा सा वो करें, भाईचारा करें ज़रा भाईजान,
तो 10 अरब डॉलर पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि हमारी मीशत को थोड़ी सी सांस आ जाएगी, आप अगर हमें ये 10 अरब डॉलर दे देंगे हम अपने अकाउंट्स में रख लेंगे, वो जो भी मैकेनिज्म होता है वो उसके मुताबिक। पाकिस्तान से पहले सऊदी अरब से भी 6.7 बिलियन डॉलर की ये कर चुका है। लेकिन अगर देखा जाए तो माशाल्लाह क्या बात है जनाब, चीन से 3 अरब डॉलर, यूएई ने तो खैर वह साढ़े तो ले ही लेना वापस, कतर, सऊदी अरब मांग मांग के। हम वो एक भिखारी हैं जो इस बात पे भी दे लेना चगे चुक चुक के लुडियाँ डालेंगे हम। अगर हमें ये भीख मिल गई तो हम चगे चुक चुक के कहेंगे देखो जी अमेरिका तो ये। यानी एक ऐसी कौम जो एटमी कुव्वत है, एक ऐसी कौम जो दुनिया की 5वीं बड़ी फौज रखती है, एक ऐसी कौम जो दुनिया के तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आबादी के लिहाज से है। उसका आलम यह है कि उसका सिर्फ उसकी हुकूमत के पास एक काम है, इससे भीख मांग लो, उससे भीख मांग लो, उससे मांग लो, उससे मांग लो। शर्म नहीं आती हम लोगों को। हमने अपनी इकॉनमी ठीक नहीं करनी है। हमने जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं उन्होंने, जब आप कहते ने ਕਿਹੜੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਦੜ के कील, तो भाई कैसे ऐसे मुमकिन होगा। तो 10 बिलियन डॉलर हमने मांग लिए। देखिए जी अब क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अमेरिका तो खुद इस टाइम एक बड़ी गेम खेल रहा है। उसने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया। मैंने आपको कल ही कहा था कि वो ईरान के उस पर हमला करने जा रहा है जहाँ यूरेनियम जो है वो मौजूद है, पहाड़ वो जहाँ पे उन्होंने जाके वो सेफ किया है उस पे। और उस सिलसिले में जनाब अली बरतानिया ने इस बार अपना मोड़ा पेश किया। उन्होंने कहा जी इत्थों तुसीं अड्डे इस्तेमाल कर लो। दूसरी जानिब सऊदी अरब और अब अंदर देखिए कि अमेरिका इस टाइम दुनिया का कुल मुख्तार है। वो कहता है ईरान के पास यूरेनियम नहीं होना चाहिए जनाब। दूसरी जानिब वो सऊदी अरब से मुआहदा किया है, कहा उसने कि जी हम आपके साथ मिलकर एटमी आपका प्रोग्राम जो है ना वो बना के देंगे, यूरेनियम वगैरह की अफजदगी ये वो सारा। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ वो ईरान को तबाह कर रहा है यूरेनियम की वजह से, दूसरी तरफ सऊदी अरब से ताल्लुक़ बना रहा है और मुआहदा कर लिया उसने कि जी हम एटमी आपको वो करके देंगे। और मुसलमानों को ये समझ ही नहीं आ रही कि जो कत्ल होता है ना, जब कोई मुसलमान मरता है तो मारने वाला उसे मुसलमान के तौर पे मार रहा होता है। ये तो हम तय करते हैं ये शिया सुन्नी वहाबी देवबंदी बरेलवी ये क्या है। पर अब आए जी दूसरी चीज़ की तरफ। एक चीज़ मैं भूल ही गया इसमें, वो ये थी कि हमारे जो पीटीआई के चेयरमैन है बैरिस्टर क्या नाम है भी बैरिस्टर साहब का, बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने एक अफजल मजूका साहब की अदालत में दरख्वास्त दी थी। और उस दरख्वास्त में उन्होंने पुलिस ये ली थी कि जनाब अली 26 नवंबर को एहतजाज में फ़ौजदारी मुकदमात की इंदराज की दरख्वास्त दी थी कि उन्होंने कहा था कि जी हमारे बंदे शहीद हुए, हमारे बंदे ज़ख्मी हुए, अब 12 अफराद हलाक हुए थे, 38 से ज़्यादा कारकुन ज़ख्मी हुए थे। अदालत ने कहा जी अच्छा जी आप ऐसा करेंगे हमें सबूत दें। अफसोस का मुकाम ये है कि पीटीआई ने दानिस्ता या नादानिस्ता उन्होंने ताकतवरों को के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए ये सारा ड्रामा किया या क्या किया कि उन्होंने अदालत को ना कोई सबूत दिया, ना अदालत में इस केस को सीरियस लड़ा। और ये केस आज एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका साहब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए कहा है कि जनाब अली तुसी आए नहीं, असी तुहानू बार बार बुलाते रहे, अब क्या कहते हैं ये हम केस ही ख़त्म कर रहे हैं। और इस केस को ख़त्म करने के साथ साथ उसमें बहुत सारे जो लोग थे जिसमें क्या कहते हैं आपके वज़ीर दाखिला थे और बहुत सारे लोग थे, उन सब को उन्होंने बरी कर दिया है। ये आपके कारकर्दगी के ना आप एक अच्छे चेयरमैन साबित हुए, पार्टी को लेके चले, ना एक अच्छे वकील साबित हुए। आपने अब पता नहीं, अब मुझे नहीं समझ आती कि आपने किस तरीके से 26 नवंबर वाले केस के ऊपर अदालती मोहर लगवा दी कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह आपकी नाहली है या आपकी साजिश है या आपकी मिली भगत है, ये तो अब बैरिस्टर गौहर खुद ही बता सकते हैं कि ये क्या है। और पीटीआई के लीडरशिप को केड़ी लीडरशिप मैं की दसा केड़ी लीडरशिप माफ़ कर देना, सवाल क्या कोई गौर से बैरिस्टर गौर से पूछेगा जब सारे एक से ही हैं, कोई थाली दे चट्टू वटे ने। बिलावल भुट्टो ने सर कल खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी बहन ने
कल यूं कहा, मेरी बड़ी बहन ने यूं कहा। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अली, अब मेरी बड़ी बहन आपने नवाज़ शरीफ को यूं कहा और जो आप बसें देंगे तो इससे पहले क्यों नहीं दी, जो उनका अंदाज़ है। और फिर उन्होंने पंजाब के शहरों के नाम लेके कहा कि आपने कहा जी हम आज़ाद कश्मीर को पंजाब बना देंगे, तो उन्होंने पंजाब के बहुत सारे अजला का नाम लेके कहा कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या, तुमने किया क्या है। इससे पहले कल मरियम जो है वो इनडायरेक्टली बिलावल भुट्टो के ऊपर तनकीद कर चुकी थी। लेकिन ये दोनों बहन भाइयों की जो लड़ाई है ना, वो बिल्कुल वही सगे बहन भाइयों वाली लड़ाई है। थोड़ा सा उसने हाथ मारा, थोड़ा सा उसने मारा, फिर अब्बू ने कहा क्या करते हैं आप, और फिर वो खामोश होकर बैठ गए। लेकिन इसी में जियो के ऊपर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में अकील मलिक साहब वज़ीर मुमलिकत भी प्रोग्राम में शरीक थे, और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी मौजूद थे, शर्जील मेमन साहब, और पीटीआई के भी थे। तो शर्जील मेमन साहब ने कहा, हामिद मीर ने कहा कि जनाब अली इन्होंने बसें देने का ऐलान किया है। शर्जील मेमन ने कहा कि ये तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है कि एक वज़ीर आला जो एक सूबे की वज़ीर आला है वो किसी इलेक्शन में जाती है, इलेक्शन कमीशन को नज़र क्यों नहीं आ रहा, और वो वहाँ जाके बसों का ऐलान करती है, तो ये तो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। जिस पे हामिद मीर साहब ने अकील मलिक साहब से कहा कि जी ये आप क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ऐसा ऐलान किया है तो गलत है, उनको इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं हैरान हो गया कि नून लीग का वज़ीर मुमलिकत अपनी ही सूबे की वज़ीर आला के हवाले से इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कि जी उन्होंने अगर ऐसा किया तो उनके खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। फिर मैं कह यार मरियम साहिबा के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। वर्कई पाड़ दियो कि मरियम साहिबा की तरफ को अख चुक के देख सकता है। लेकिन बहरहाल ये जो मैंने कल खबर शेयर की थी आपके साथ कि पंजाब के हवाले से शहबाज शरीफ और मरियम साहिबा में एक खामोश जंग जारी है, उसके असरात आपको नज़र आएंगे कहीं ना कहीं। वो जो विफाकी वुज़रा हैं वो पंजाब के साथ खड़े होते हुए नज़र आएंगे, आपको नज़र आएगा जब वो एक अलग लाइन ले रहे हैं। अदरवाइज़ वज़ीर मुमलिकत ये कह भी सकते थे कि जी ये कड़ी बस आई हैं ने, लेकिन उनका कि जी अगर ऐसा हुआ और अगर ऐसा हुआ है तो फिर मरियम साहब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। दूसरी जानिब खुद बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो खैर सड़ियाँ सूट रहे हैं बेचारे, और उनके पास हरें करने को नहीं, लेकिन उन्होंने बड़ी एक बारीक गेम खेल दी है। उन्होंने बीबीसी को भी इंटरव्यू दिया और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा है पीपल्स पार्टी ने कि उन्होंने कहा जी 40 दिन से इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विस बंद है, हम कंपेन कैसे चलाएं सोशल मीडिया पे, आम आदमी तक तो हर एक के पास पहुंचना मुमकिन नहीं है। और उन्होंने कहा कि इससे इलेक्शन की साख मुतासिर होगी, यानी अगर ये इलेक्शन हो भी गए तो इसकी साख मुतासिर होगी कि इसमें अवाम कहाँ है, और फिर वोट भी पता नहीं पहनने के नहीं पहनते। बिलावल भुट्टो ने एक दफ़ा फिर बहुत सारे मेहरबानों के लिए एक चैलेंज खामोशी से दे दिया है, और उन्होंने बड़े तरीके से बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 40 दिन से खित्ते की सूरत हाल अच्छी नहीं है। ये बड़ी खौफनाक बात है कि बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो इस बात का एतराफ़ करें और कहेंगे जी 40 दिन से इंटरनेट भी नहीं चल रहा, मोबाइल भी नहीं चल रहा। इनडायरेक्टली उन्होंने ये पैगाम दिया कि जी के कश्मीर की सूरत हाल अच्छी नहीं है, और इलेक्शन हो भी गए तो उसके साख की कोई पता नहीं कि क्या हो या क्या नहीं हो। अच्छा सर, अब आए असल चीज़ की तरफ। मैंने आपको बताया कि YDA का मैं वो देख रहा था पंजाब में वो होने जा रहा है बड़ा अकड़। अच्छा, उससे पहले बलूचिस्तान के तलबा जो हैं वो खातून पे जो क्या नाम है तेज़ाब फेंका था उसके बाहर निकल आए थे, और उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा एहतजाज किया, जिसके सबब वहाँ पे बहुत सारे तलबा को जो है मुअत्तल कर दिया गया, शोकाज हो गए, इंक्वायरियाँ हो गई। कराची का भी मैंने कल जिक्र किया आपके, वहाँ पे भी YDA के तो डॉक्टर्स निकल आए और उनका एहतजाज का सिलसिला मेरा 25वें रोज़ तक अभी जारी है। लाहौर में भी कन्वेंशन होने जा रहा है। लाहौर में ये यंग डॉक्टर्स जो हैं माजी में भी बहुत स्ट्रीट पार का मुजाहरा कर चुके हैं। अभी भी ये जो एक्चुअली तो जो MS मेयो हॉस्पिटल पकड़े गए वो भी YDA के नौजवान डॉक्टर्स की ही एफर्ट से पकड़े गए हैं। सलमान लाहौर में होते हैं, वो YDA के बड़े अहम रुकन हैं, बड़ा एनर्जेटिक यंग वो है। लेकिन ये क्यों कह रहा हूँ मैं अब आपको, जो मैंने आपको समुंदर की मिसाल दी थी कि ज्वार भाटा आता है तो फिर वो समुंदर सुनामी आती है, तो अगर वो कहाँ से चलती है, जहाँ चलती है, जहाँ एक जगह होती है जहाँ इख्तिताम होता है।
آپ کو یاد ہوگا کہ 2010-11 میں عرب اسپرنگ ہوا تھا. تیونس میں ایک نوجوان کی ہلاکت کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر یہ پورے عرب میں اسپرنگ کے اندر، بہار کے موسم میں یہ پورے عرب کے اندر یہ پھرا. تیونس کا حکمران فارغ ہوا، حسنی مبارک فارغ ہوا، پھر اس کے بعد مختلف عرب ممالک میں یہ پھرتا پھرتا بہت ساری حکومتوں کے سر لے گیا. آپ کو یاد ہوگا سعودی عرب میں بھی بڑا انہوں نے پھر اسے بڑے طریقے سے کنٹرول کیا تھا. اچھا، اس کے بعد اب ہم اس خطے کی طرف اگر آئیں تو آپ دیکھیں کہ سری لنکا سے ایک طوفان شروع ہوا. نہیں، میرا خیال نیپال سے. نیپال میں انٹرنیٹ کی بندش اور اس حوالے سے سوشل میڈیا بندش کے حوالے سے نوجوان باہر نکلے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نیپال کے وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا اور سابق چیف جسٹس جو ہے وہ وزیر اعظم بن گئے. پھر سری لنکا کے اندر نوجوان سامنے آئے اور سری لنکا کے اندر تاریخ کے بدترین مظاہرے ہوئے، حادثات ہوئے، ہلاکتیں ہوئیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوا، اور وہ بھی بہت سارے حکمرانوں کا سر لے گئی. اس کے بعد آپ بنگلہ دیش میں آ جائیں. بنگلہ دیش کے اندر نوجوان ایک باہر نکلا اور اس کے بعد وہاں پہ حسینہ واجد جیسی عورت جو 20 سال سے اب کسی کو چڑی کو پر نہیں مارنے دیتی تھی، اسے ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑ گیا. اب انڈیا کے اندر ایک چھوٹے سے واقعے سے، جس میں چیف جسٹس نے کاکروچ کہہ دیا نوجوانوں کو، پھر نوجوان باہر نکلے، اور آج عالم یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت مودی کے خلاف، مودی کی زندگی کے اندر سب سے بڑی تحریک چل رہی ہے اور نوجوانوں نے مودی کا جینا حرام کر دیا ہے. ایک طرف مودی نوجوان کاکروچ پارٹی نکلی ہے تو دوسری طرف وہ کانگریس بھی باہر آ گئی ہے، اور راہل گاندھی پہلی دفعہ عوامی ایک بہت بڑے اجتماع کے اندر ہیرو بنا، گرفتار ہوا. پرینکا گرفتار ہوئی، پرینکا کے بعد وہاں پہ بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتار ہوئی. اداکار میدان میں اتر آئے، نصیر الدین شاہ، شبانہ عظمی، ساؤتھ کے اداکار. یہ ایک ویو اب آپ سمجھیں، نیپال سے شروع ہوئی، سری لنکا، بھوٹان بھی آئی، پھر بنگلہ دیش، اب بھارت. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی آلموسٹ سب چیزیں تیار ہیں. کسی ایک ویو اور ایک حادثے کی ایک ٹریگر پوائنٹ جو ہے نا ایک دفعہ ٹریگر ہونا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں بھی حالات اب بھارت جیسے، بنگلہ دیش جیسے، نیپال جیسے ہو جائیں گے. اب یہ کب ہونا ہے یہ نہیں مجھے پتا، لیکن آپ ذرا میرے بتائے ہوئے جو میں نے آپ کو بتایا، ذرا اس کو اگر آہستہ 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 اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ میں نے جو کہا ہے نیپال سے شروع ہو، سری لنکا، بھوٹان، بنگلہ دیش، اس کے بعد جناب علی بھارت، اب ہے پاکستان کی باری. اب پاکستان کی باری آتی ہے. اللہ خیر کرے، میری دعا تو بس یہی ہے کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، کیونکہ عوام اب نک و نک ہو گئے. اب ان کی ہمت جواب دے گئی ہے. اب ان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں رہا کہ وہ مزید یہ ظلم و ستم سے ہیں. پی ٹی آئی کے لیڈرشپ اگر بھگوڑی، بزدل، منافق نہ ہوتی تو یہ بہترین وقت تھا اس سب چیزوں کو کیش کرانے کا. اور افسوس کی بات یہ کہ بوڑھے سیاستدانوں کو تو گولی مارے نا. جس نوجوان سیاستدانوں کو آپ نے اعتماد کر کے حکومت دی، وہ اپنی موجیں چ لگے نے، انہوں نے اپنی خرمستیاں نہیں مکڑنی ہیں. کے پی میں اس ٹائم لاوا پکا ہوا ہے، لوگوں کے اندر اشتعال موجود ہے، پنجاب میں بھی موجود ہے. صرف کمی ہے تو اس بات کی کہ جو باہر لیڈرشپ ہے وہ اتنی ان میں تپڑ نہیں ہے کہ عوام کے سینٹیمنٹس کو استعمال کر سکے. 5 اگست کو جلسے ہوں گے، چھوٹے موٹے، اجازت مل گئی تو ریلیاں نکلیں گی، ختم ہو جائے گی. عوامی اشتعال اس ٹائم اپنے انتہا پہ ہے. اگر کسی جماعت نے اسے کیش کرا لیا تو پاکستان میں اسے روکنا ممکن نہیں ہوگا. السلام علیکم.